नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इन दिनों शेयर होल्डर्स कोटा वाले आईपीओस की बहुत बातें हो रही है। इवन लोग तो ऐसी कंपनीज के लिए प्लान कर रहे हैं जिनका आईपीओ शायद 2025 या 2026 में आएगा। लेकिन रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक अच्छा आईपीओ क्लोज हुआ था और नेक्स्ट एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है जिसमें शेयर होल्डर्स कैटेगरी रहेगी। तो इन सब कारण से ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी इन दिनों बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अब ऑब्वियस है कि जब हम कोई नई चीज एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे मन में डाउट्स बहुत आते हैं। अगर इसमें ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका एक बेसिक वीडियो और इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है उस प्रोसेस का लाइव वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना रखे हैं। अब उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछे हैं जो शेयर होल्डर्स कोटा को लेकर उनके मन में थे। तो वैसे तो आई ट्राइड कि मैं हर एक का रिप्लाई दे सकूं, बट देन आई थॉट कि इसका एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए ताकि आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा का कॉन्सेप्ट आप सबके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए, इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट ना रहे। तो इस वीडियो के लिए मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो शायद आपके मन में भी होंगे एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इसके बाद इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि हम शेयर होल्डर्स कोटा में मिनिमम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि जो मैंने लाइव वीडियो बनाया था उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया था जो कि उसकी मैक्सिमम लिमिट थी। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आपने 13 लॉट्स के लिए ही क्यों अप्लाई किया, क्या हम इससे कम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने 13 लॉट्स के लिए ही क्यों अप्लाई किया था ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन हाँ, किसी भी आईपीओ की शेयर होल्डर्स कैटेगरी में हम मिनिमम एक लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इसमें 1 लॉट के लिए, 5 लॉट के लिए, 10 लॉट के लिए, चाहे जितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि हमारा टोटल एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख रुपए से कम हो। जी हाँ, अगला सवाल यही है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। तो देखिए, हम किसी भी आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी के थ्रू हाईएस्ट 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन ही लगा सकते हैं। हालांकि कुछ एक आईपीओ में एक्सेप्शन जरूर होता है, लेकिन जनरल रूल यही है। अब क्योंकि मेनबोर्ड आईपीओ का एक लॉट ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज का होता है, तो उस हिसाब से हम मैक्स टू मैक्स 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारा एप्लीकेशन अमाउंट 15,000 मल्टीप्लाई बाई 13 1,95,000 रुपीज के अराउंड होगा। हाँ, अगर एक लॉट का अमाउंट थोड़ा कम है, जैसे 14,000 रुपये या फिर 13,000 रुपये, तो फिर शायद हम 2 लाख रुपए में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएं। बस बॉटम लाइन ये है कि हमारा टोटल एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये लिमिट इसलिए है क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता है, यानी जो जितने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसे उतने ही ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। अगर ये 2 लाख रुपए की लिमिट ना हो तो बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस लगा देंगे और उन्हें बाकियों के मुकाबले सबसे ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये बिग पॉकेट साइज वालों की मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसके लिए ये 2 लाख रुपए की लिमिट है ताकि अलॉटमेंट चांसेस सबके लिए बराबर रहे। तो यहाँ एक सवाल और कवर हो गया कि इसमें अलॉटमेंट किस बेसिस पर होता है। तो अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है। खैर, इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी सवाल है कि ये जो 2 लाख रुपए की लिमिट है ये एक एप्लीकेशन पर है या फिर एक पैन कार्ड पर है। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा कि हम शेयर होल्डर्स कैटेगरी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, इन तीनों में से भी किसी एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 2 लाख रुपए की लिमिट है ये बस शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए है। इसके साथ हम चाहे 15,000 रुपए की रिटेल एप्लीकेशन लगाएं, 2 लाख रुपए की स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन लगाएं या फिर 10 लाख रुपए से ज्यादा की बिग एचएनआई एप्लीकेशन हो, इसमें कंबाइन अमाउंट की कहीं कोई लिमिट नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अलॉटमेंट चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए हमें शेयर होल्डर्स कोटा में कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है, तो हम जितने ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। इसे अगर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो सपोज एक आईपीओ का शेयर होल्डर्स पोर्शन 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और हमने उसमें हाईएस्ट लिमिट 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसे में हमारे अलॉटमेंट चांसेस होंगे 13 आउट ऑफ 20, यानी 20 में से 13 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। और अगर 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो 10 आउट ऑफ 20 या कहीं 1 आउट ऑफ 2। वहीं अगर हम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे अलॉटमेंट का इक्वेशन होगा 1 आउट ऑफ 20, यानी कि एक एक लॉट के लिए अप्लाई करने वाले हर 20 लोगों में से किसी एक को ही अलॉटमेंट मिलेगा। तो इस तरह से हम जितने ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। हालांकि ये भी ध्यान रहे कि ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हो सकता है कि आपको 13 लॉट्स अप्लाई करने पर भी अलॉटमेंट ना मिले, क्योंकि 20 में से 7 एप्लीकेशंस तो तब भी रिजेक्ट होगी और किसी ने बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई किया हो और उसे अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि इस केस में भी 20 में से एक को तो अलॉटमेंट मिलना ही है। हाँ, बस ये है कि हम जितने ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे
हमारी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ लोगों का एक और डाउट होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करें तो अलॉटमेंट मिलने पर हमें कितने लॉट्स मिलेंगे। तो देखिए, हम जितने लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर IPO का शेयर होल्डर कोटा उससे ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, जैसे हमने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया है और शेयर होल्डर कोटा 6 गुना, 8 गुना या 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो ऐसे में फिर अलॉटमेंट मिलने पर हमें बस एक ही लॉट मिलेगा, क्योंकि फिर अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर होगा। लेकिन अगर हमने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है और शेयर होल्डर कोटा 8 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो ऐसे में हमें एक लॉट तो गारंटेड मिल जाएगा और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। अब एक लार्ज सिनेरियो ये है कि हमने जितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, IPO का शेयर होल्डर्स कोटा भी एग्जैक्ट उतना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ हो। जैसे हमने 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है और वो भी 13 टाइम्स ही ओवर सब्सक्राइब हो, तो ऐसे में हमें तो एक लॉट मिल जाएगा और 13 लॉट से कम की जो भी एप्लीकेशन है उन्हें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगा, जैसे 1 आउट ऑफ 13, 5 आउट ऑफ 13 या 10 आउट ऑफ 13, कुछ इस तरह से। तो इसलिए शेयर होल्डर्स कोटा में हम जितने ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करें उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये है शेयर होल्डर्स कोटा में अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस। वैसे ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला पार्ट दोबारा देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले, अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आ रहा है, इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रिकॉर्ड डेट के अराउंड भी होता है। तो देखिए, जनरली जिस दिन IPO का RHP फाइल किया जाता है, यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसी दिन को रिकॉर्ड डेट माना जाता है और शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल होने के लिए उस रिकॉर्ड डेट के दिन पेरेंट कंपनी के शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। और हाँ, नंबर ऑफ शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास चाहे 1 शेयर हो, 100 शेयर हो या फिर 1000 शेयर्स, हमें एलिजिबल माना जाएगा। अब अगला सवाल ये है कि हम ये एडवांस में कैसे पता करें कि IPO का RHP किस दिन फाइल होगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम पहले से शेयर्स खरीद कर रख लें। तो देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। RHP फाइल होने के बाद ही हमें ये न्यूज़ मिलेगी कि इस डेट को RHP फाइल हो चुका है। हाँ, बस ये है कि IPO के DRHP और RHP में थोड़ा गैप होता है। तो जैसे ही कंपनी DRHP फाइल करे, तो उसके बाद आप चाहें तो पेरेंट कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और वो शेयर्स एटलीस्ट रिकॉर्ड डेट तक आपको अपने डीमैट अकाउंट में रखने होंगे। हाँ, एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट के दिन या उसके बाद अगर आप शेयर सेल भी कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का एक डाउट ये भी है कि हम शेयर होल्डर्स कैटेगरी के साथ एक और जो एप्लीकेशन लगाते हैं, जैसे सपोज किसी को रिटेल में अप्लाई करना है, तो क्या हम वो दोनों एप्लीकेशन एक ही अकाउंट से लगा सकते हैं या हमारे पास 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट होने चाहिए। तो देखिए, हम शेयर होल्डर्स कैटेगरी के साथ किसी भी एक और कैटेगरी में सेम ही डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। और अगर आपके पास 2 डीमैट अकाउंट हैं, जैसे मान लो जेरोधा और एंजल वन में आपने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है और सपोज पेरेंट कंपनी के शेयर्स आपके पास जेरोधा वाले डीमैट अकाउंट में है, जबकि आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं एंजल वन से, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपके पास चाहे जितने डीमैट अकाउंट्स हो और उनमें से चाहे किसी में भी शेयर्स हो, आप जिस मर्जी उस डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज के रिकॉर्ड में हमारे पैन नंबर होते हैं, ना कि डीमैट अकाउंट नंबर। अगर शेयर होल्डर्स में वो पैन नंबर शो कर रहा है तब तो एप्लीकेशन वैलिड होगी, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है, वो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि चलो एक रिटेल एप्लीकेशन तो मैंने लगा ही दी है, अब भले मैं एलिजिबल नहीं हूँ लेकिन एक एप्लीकेशन शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी लगा देता हूँ, क्या पता कोई तुक्का लग ही जाए। तो देखिए, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे में वो जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाली एप्लीकेशन है वो तो रिजेक्ट होगी ही, लेकिन साथ ही आपने जो रिटेल एप्लीकेशन लगाई है या अगर कोई HNA एप्लीकेशन है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। आपके पैन नंबर के पूरे कॉम्बिनेशन को अलॉटमेंट के लिए काउंट भी नहीं किया जाएगा। तो हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। हाँ, एक आध एप्लीकेशन में कोई एक्सेप्शन हो सकता है कि उसमें अलॉटमेंट मिल गया हो, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना फिर दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का डर रहता है। और बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि पेरेंट कंपनी के शेयर्स तो उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास सिस्टर कंपनी के शेयर्स हैं और वो खुद को एलिजिबल मान लेते हैं। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में उनके पास बजाज फिनसर्व या फाइनेंस के शेयर्स तो नहीं थे, लेकिन उनके पास बजाज शुगर के शेयर्स थे या बजाज ऑटो के शेयर्स थे और उन्होंने शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियस है उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई होगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा के लिए बस पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही कंसीडर किया जाता है। फिर एक डाउट ये भी है कि हम 2 एप्लीकेशन लगा तो देंगे, लेकिन क्या दोनों में एक साथ अलॉटमेंट मिल सकता है? तो इसका जवाब है मिल सकता है। अगर आपका लक बहुत ही अच्छा हो और भगवान का कुछ स्पेशल आशीर्वाद आपको मिल गया हो, तो आपको एक ही IPO में 2 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट मिल सकता है। एक सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि हम 2 एप्लीकेशन का अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे। जैसे हम अलॉटमेंट चेक करने के लिए पैन नंबर एंटर करते हैं
तो हमारे सामने जो डिटेल्स होगी वो किस एप्लीकेशन की है ये हमें कैसे पता चले। तो देखिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसे ही हम पैन नंबर एंटर करेंगे तो हमें एक ही पेज पर दोनों एप्लीकेशन की डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि यूपीआई की लिमिट तो 1 लाख रुपए ही है, तो क्या हम यूपीआई के थ्रू 1 लाख रुपए से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगा पाएंगे? तो इसका जवाब भी हाँ में है। ऑल्दो शेयर होल्डर्स कोटा की लिमिट तो 2 लाख रुपए ही है, लेकिन इन जनरल भी हम यूपीआई के थ्रू 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर ये है कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाली एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए आईपीओ क्लोज होने से पहले हम जितनी बार चाहें उतनी बार हमारी एप्लीकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपने एक बार अमाउंट ब्लॉक कर दिया है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एप्लीकेशन डिलीट या मॉडिफाई करने पर आपको फिर से नया अमाउंट ब्लॉक करना होगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहली बार में सही से अप्लाई कर दें ताकि बाद में कोई झंझट ना रहे। एक कमेंट मुझे ये भी मिला था कि शेयर होल्डर्स कैटेगरी और रिटेल या एचएनआई में क्या एक ही दिन अप्लाई करना जरूरी है? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन रहता है, तो आप तीसरे दिन की क्लोजिंग टाइम से पहले जब चाहें जिस दिन चाहें अपनी एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। फिर चाहें आप सेम डे लगाएं, अलग अलग दिन लगाएं या बीच में एक दिन का गैप रखें, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप यूपीआई से अप्लाई करते हैं तो दोनों एप्लीकेशंस अलग अलग होंगी, अलग अलग ही ऑटो पे रिक्वेस्ट आएगी और उनका अमाउंट भी अलग ही ब्लॉक होगा। एंड सेम गोज विथ नेट बैंकिंग, दोनों एप्लीकेशंस का आपस में कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दोनों में एक साथ अप्लाई कर दोगे, आपको 1 बाय 1 दोनों कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अब एक लास्ट चीज ये है कि शेयर होल्डर्स कोटा के थ्रू हमें जो शेयर्स मिलते हैं क्या उनके लिए कोई लॉक इन पीरियड होता है? ऐसा तो नहीं कि हम उन शेयर्स को एक पर्टिकुलर टाइम तक सेल ही ना कर पाएं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें जो शेयर्स मिलेंगे उन्हें हम लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन टाइम में या उसके बाद जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। लॉक इन जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और उस चक्कर में शायद आज ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है। तो अगर आप इसे अभी तक देख रहे हैं यानी बिल्कुल लास्ट तक बने हुए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आई डिड जरूर लिख दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और हाँ, कब कौन सा आईपीओ आने वाला है, उसकी जीएमपी कितनी है, वो कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, ये सब जानने के लिए यानी आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।